नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट वाले जो नोट्स बनाए हुए हैं हमने, ये नोट्स आपको प्रदान कर रहे हैं और इस वीडियो श्रृंखला का यह है पार्ट नंबर 3 है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइएगा वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में और वहाँ पर आपको ये पार्ट 2 मिल जाएंगे और तीसरा आज हम ये लेकर के हाजिर हैं, जिसमें हम एक एक बिंदु से बात करने वाले हैं। लीजिएगा और उठाइए नोटबुक और कलम और नोट कीजिएगा जो ये इम्पोर्टेंट पहला फैक्ट दिया गया है। देख पा रहे होंगे सभी, सोमेश्वर और दून पहाड़ी, बिहार से जानकारी और अन्य जीएस पोर्शंस के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो जानकारी इसमें दी गई है। तो पहला बिंदु या पहला प्रश्न कह सकते हैं, सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, ये प्रश्न बनता है। तो हमने सीधे उसका फैक्ट नोट किया है। सोमेश्वर और दून पहाड़ी पश्चिमी चंपारण जिले में हैं, जो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ये किसका हिस्सा है, शिवालिक श्रेणी का। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है, जिसकी जो राज्य मुख्यालय है जिले का, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया। ये आपको याद होगा, बेतिया पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है। अगला दूसरा बिंदु आप देख पा रहे होंगे, नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर कहाँ है बिहार राज्य में, तो ये कहाँ पर है, बेगूसराय जिले में है। बेगूसराय जिले में नौलखा मंदिर है। 17वीं शताब्दी में महंत बीरदास जी ने बनवाया था और ये 9 लाख रुपए की लागत से बना था, इसलिए इसका नाम नौलखा मंदिर है। प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये फैक्ट, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पहला मेगा फूड पार्क, बिहार के किस जिले में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो आपके मुजफ्फरपुर जिले यानी लीची उत्पादन वाले ज़िले में ये पहला मेगा फूड पार्क, तो लीची का उत्पादन भी है, पहला मेगा फूड पार्क भी स्थापित किया गया है बिहार राज्य का, याद रखिएगा। अगला तीसरा फैक्ट, बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, चूना पत्थर या पाइराइट्स का उत्पादन किस जिले में होता है, ऐसे प्रश्न आता है तो देखिएगा फैक्ट बना दिया है। चूना पत्थर और पाइराइट्स का विशाल भंडार रोहतास जिले में है। ध्यान रखिए, सोन नदी की घाटी है वो और कैमूर पहाड़ियाँ हैं। तो ये पाइराइट्स का जो बिहार राज्य सर्वा उत्पादक है, सबसे अधिक पाइराइट्स का प्रोडक्शन बिहार राज्य में है और भंडार भी बिहार राज्य में है। तो ये रोहतास जिला सोन नदी की घाटी है और कैमूर हिल्स में पाया जाता है। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, जो आपको लग रहा होगा सिंपल है, लेकिन एक नंबर देके जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी सिंपल फैक्ट हो या कोई भी कठिन हो, सभी को उतने ही वैल्यू दीजिए क्योंकि नंबर सभी के बराबर होंगे। राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह है और भारत देश का राजकीय चिन्ह याद होगा, अशोक स्तंभ से प्राप्त अशोक की लाट, याद है। और देख पा रहे होंगे, कुल नगर निगम बिहार में 18 हैं। ध्यान रखिए, नगर निगम कुल 18 हैं, जहाँ पर मेयर का चुनाव होता है। इसमें नगर पालिकाएं मत काउंट कीजिएगा। नगर निगम 18 हैं बिहार राज्य में, जबकि 38 जिले हैं, 9 परिमंडल हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, 38 जिले, 9 परिमंडल और नगर निगम 18। और देख पा रहे होंगे, एक और फैक्ट लिख दिया है, नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई बिहार राज्य में 5947.84 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिएगा, नोट करते जाइए। और अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, मौर्य वंश की जानकारी देखिए। इस पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल मौर्य वंश की। मौर्य वंश का संस्थापक आपको याद होगा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं और इस वंश की जानकारी पुराणों, बौद्ध धर्म, जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विदेशी लेखकों से प्राप्त होती है। ध्यान रखिए इस वंश की जानकारी। तो विदेशी लेखकों ने जो लिखा है डिटेल, उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस वाली लाइन में। विदेशी लेखकों ने, जिसमें स्ट्रैबो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ध्यान रखिए, स्ट्रैबो और जस्टिन ने क्या नाम दिया है, सेंड्रोकोटस। और जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत का राजा है, चाणक्य जिसका प्रधानमंत्री है,
उसके बारे में विदेशी लेखक स्ट्रैबो और जस्टिन कहते हैं सेंड्रोकोट्स नाम, और एरियन और प्लूटार्क कहते हैं एंड्रोकोट्स नाम। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हैं। ये पहेली किसने सुलझाई? आगे ये लाइन लिखी हुई है, विलियम जोन्स ने ये पहचान की कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य से ही या चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। ध्यान रखिए, तो विलियम जोन्स ने ये पहचान की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य से ही इनका जुड़ाव है इन शब्द से। लाइन आपको अब क्लियर हो गई होगी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये याद रखिएगा लाइन। अगला फैक्ट है 326 बीसी। बीसी प्यारे विद्यार्थी बिफोर कॉमन एरा, इसका फुल फॉर्म होता है ईसा पूर्व। बिफोर कॉमन एरा 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पीज या बितत्सा का युद्ध या झेलम का संग्राम युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजा सिकंदर और राजा पोरस यानी पुरु के बीच झेलम का संग्राम। पुरु या पोरस राजा भारतीय था और सिकंदर महान जो विश्व विजेता बनना चाहता था, उसके बीच हुआ था ये युद्ध। और उसी का सेनापति है जो 305 में चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ता है और हार जाता है और अपनी बेटी कार्निलिया का विवाह है करके जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और दहेज में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमिसडाई ये आपके राज्य मौर्य को दहेज में दिए जाते हैं। एरिया का मतलब है काबुल, अराकोसिया का मतलब है कंधार, जेड्रोसिया का है मकरान, पेरिस्पेमिसडाई जो क्षेत्र था उसको हेरात कहते थे। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो आज के दो देश हैं ना, ये उस समय दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए गए थे सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति के द्वारा। अब क्लियर हो गया, सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर का सेनापति वापस भारत आता है चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करने। तो ये डिटेल याद रखिएगा। अगला फैक्ट आपके सामने, बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन जैन ग्रंथों में कहा गया है। ध्यान रखिए, ये पूछ लिए गए हैं बीपीएससी द्वारा। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात कहा गया है बिंदुसार को, और भद्रसेन और सिंहसेन जैन ग्रंथों में। ये मौर्य वंश का राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद रहता है बिंदुसार के बाद आता है अशोक। आपको याद होगी ये चैन। अगला फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए, नोट कीजिए। सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डायमेकस, सीरिया के राजा ने जो राजदूत भेजा था उसका नाम है डायमेकस। और मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने जो राजदूत भारत भेजा था उससे का नाम है डायोनिसियस। ध्यान रखिएगा, ये मौर्य दरबार में आए थे। और आप अगली लाइन देख पा रहे होंगे, बिंदुसार के समय मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस भारत आया था। ध्यान रखिए, यानी बिंदुसार के समय सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत किसे भेजा था? मेगास्थनीज को, जिसने पुस्तक इंडिका लिखी है, मौर्य वंश का वर्णन करती है। और इसका उत्तराधिकारी फिर सीरिया के राजा ने क्या भेजा था? डायमेकस। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आए हैं। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, सिंगली अनुश्रुति, ये एक अनुश्रुति है, एक इतिहास है, साक्ष्य है ये। उस अनुश्रुति के अनुसार निग्रोथ के प्रवचन से, यानी उसका जो भतीजा था अशोक बौद्ध धर्म अपनाता है। अशोक सम्राट बौद्ध धर्म की ओर कब क्यों जाता है? उसका भतीजा निग्रोथ जब बताता है तो वो समझता है कि बौद्ध धर्म की ओर हमें जाना चाहिए। तो निग्रोथ भतीजे से प्रेरणा लेकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये सिंगली अनुश्रुति कहती है। और अगला फैक्ट देख पा रहे होंगे, मोगलीपुत्र तिस्य का शिष्य बना, यानी अशोक मोगलीपुत्र तिस्य का शिष्य बना था। पहले ये शैव धर्म मानता था। ध्यान रखिए, पहले ये कौन सा धर्म मानता था? शैव धर्म। लेकिन इसके पिता आजीवक धर्म को मानते थे। कौन? बिंदुसार आजीवक धर्म को मानते थे। तो पुत्र जब होश नहीं था तो वो आजीवक को मानता था। लेकिन इसे फिर झुकाव कहाँ की ओर होता है अशोक का? शैव धर्म की ओर। और फिर बाद में निग्रोथ से कहाँ की ओर झुक जाता है? बौद्ध धर्म की ओर। फिर ये प्रचार करते हैं, इसके पुत्र और पुत्री, अशोक के पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। फिर अशोक बौद्ध धर्म का फॉलोअर बन जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए डिटेल को, सिंगली अनुश्रुति है, उसके अनुसार निग्रोथ के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। मोगलीपुत्र तिस्य का शिष्य बना और पहले शैव धर्म मानता था, बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और याद रखें, साथ में हमने पॉइंट बताया है, बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था।
अगला पॉइंट भी अशोक के बारे में दिया गया है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यानी जब अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था, इसके 10वें वर्ष कौन सी यात्रा करते हैं वो? बोध गया की। और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं। धम्म महामात्र एक अधिकारी होता था जो धार्मिक गतिविधियों की देखरेख करता था। और 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा का वर्णन किया जाता है या बताया जाता है कि अशोक जब गद्दी पर बैठा उसके 10वें वर्ष गया यात्रा की थी और 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा की थी। याद रखेंगे आप। और एक धम्म महामात्र एक उनका धार्मिक अधिकारी जिसकी नियुक्ति 14वें वर्ष करता है। और अगला पॉइंट देखिएगा, वैशाली। वैशाली जिले में सिंह शीर्ष स्थित है। वैशाली जिले में क्या स्थित है? सिंह शीर्ष। अगला फैक्ट फिर से इंपॉर्टेंट, मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय या मौर्य वंश के समय प्रांत या चक्र 4 थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बिंदुसार के समय, चंद्रगुप्त मौर्य वंश में या चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय 4 प्रांत थे। कितने थे? लेकिन अशोक ने एक और जीत करके संख्या कितनी कर दी थी? 5। और एक आपको पता होगा कलिंग विजय की थी अशोक ने। अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध किया था, उसको जीता था। तो अशोक के समय चक्रों की संख्या कितनी हो गई? 5, याद रखिए। और वैसे उसे वंश में कितने प्राप्त हुए थे? 4। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? अंतपाल कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आया था, सैनिक प्रबंधन के सर्वोच्च अधिकारी का नाम क्या है? अंतपाल। क्लियर है। अब बिहार के कुछ पर्यटन स्थल दिए गए हैं, देख पा रहे होंगे ये फैक्ट। विष्णु मंदिर गया में है, रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। विष्णु मंदिर गया का रानी अहिल्याबाई द्वारा मेकिंग किया गया था। और देखिए गोलघर, गोलघर पटना में है, कैप्टन जॉन गार्स्टन। ये देखिए फैक्ट, जॉन गार्स्टियन, यानी ये एक अंग्रेज के द्वारा अकाल के समय अन्नागार है जो 1770 में जो सूखा पड़ा था ना, उसके बाद यहाँ पर पटना में गोलघर यानी अनाज भंडार के लिए एक अन्नागार बनाया गया था। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट जो है, पादरी की हवेली। पादरी की हवेली फादर जोसेफ ने पटना में बनवाई थी। याद रखेंगे, पादरी की हवेली कहाँ है? पटना में। शेरशाह मस्जिद, शेरशाही मस्जिद, देखिए गौर से, शेरशाह ने जो मस्जिद बनवाई थी वो भी पटना में है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ गलती कर देंगे आप, शेरशाही मस्जिद कहाँ है? पटना में। जबकि शेरशाह का मकबरा, जो शेरशाह को दफनाया गया है, वो सासाराम रोहतास में दफनाया गया है। शेरशाह का मकबरा अलग है, शेरशाही मस्जिद अलग है। दोनों याद रखिए, शेरशाही मस्जिद पटना, शेरशाह का मकबरा सासाराम रोहतास। अगला पॉइंट है पत्थर की मस्जिद। पत्थर की मस्जिद पटना में है, परवेज शाह जहांगीर के बेटे ने बनवाई थी। तो सीधे फैक्ट बनता है, पत्थर की मस्जिद किसने? ऑप्शन मिलता है जहांगीर ने। तो जहांगीर के समय ही जहांगीर के बेटे ने बनवाई थी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है और अगला पॉइंट के रूप में जो है तख्त श्री मंदिर। तख्त श्री मंदिर आपको याद होगा या पटना साहिब के नाम से प्रश्न आता है, तो पटना में है। इसका निर्माण या इस गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। तख्त श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण पटना में या पटना साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। यहाँ पर एक सिख धर्म से इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद आ गया है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार राज्य में पहली यात्रा करने वाला पहला सिख गुरु कौन है? क्योंकि यहाँ बिहार में पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था जो 10वें गुरु हैं। तो क्या वही पहले सिख हैं जो बिहार आए थे? नहीं, पहले गुरु नानक थे जो बिहार आए थे, दूसरे तेग बहादुर थे और लास्ट अंतिम जो 10वें थे उनका जन्म ही पटना साहिब में हुआ था। क्लियर रहेगा, ये याद रखिए फैक्ट। और अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा, ये 5 स्थानों पर महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएं यानी जंतर मंतर बनाए थे। याद रखिए, आपको जंतर मंतर याद रहता होगा बस, दिल्ली का, जहाँ राजघाट के पास जंतर मंतर या ज़्यादातर बैठकें होती हैं या ज़्यादातर आंदोलन स्टार्ट होते हैं, तो ये दिल्ली तो है ही। और जयपुर का याद रहता है अगर आप घूमते हैं तो, लेकिन ये बनारस, उज्जैन और मथुरा में भी सेम जंतर मंतर या वेधशालाएं बनवाई थी महाराजा जयसिंह ने। याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे बनता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जंतर मंतर नहीं है? ऑप्शन रहता है इलाहाबाद। तो याद रखिए, छटनी कर रखिए अपने इन प्रश्नों को, इसलिए हमने नोट बनाए हैं और आपको प्रदान कर रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर है? गंगा नदी पर बना हुआ है, पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, 5750 मीटर
इसकी लंबाई है और 1982 में बनकर तैयार हुआ था। पूरी जानकारी एक छोटे से पॉइंट में दे देते हैं। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर? गंगा नदी पर, पटना में, हाजीपुर तक ये जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन, अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन 1936 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, दोनों को ध्यान रखिएगा। और बिहार किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद ने स्थापित की थी, ध्यान रखिए, बिहार किसान सभा। जबकि अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा या लखनऊ किसान सभा, उसमें भी स्वामी सहजानंद जुड़े थे। क्लियर रखेंगे, दोनों कनेक्टेड हो गई थी, बिहार और अवध या लखनऊ जो किसान सभा है वो कनेक्टेड थी आपस में। पहले बनी कौन थी? बिहार किसान सभा, बाद में बनती है लखनऊ या अवध किसान सभा। और देख पा रहे होंगे ये लिखा है, सहजानंद ने बनाई थी बिहार किसान सभा और अवध किसान सभा के क्या अध्यक्ष थे। तो दोनों को ध्यान रखना है आपको। स्वामी सहजानंद ने पहले बिहार किसान सभा का गठन किया और बाद में जो अवध या लखनऊ किसान सभा होती है उसके अध्यक्ष भी बनते हैं। क्लियर है। और अवध किसान सभा के बाबा रामचंद्र संगठन करता थे या निर्माण करता थे। और एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटे से फैक्ट में आपको दिख रही होगी, माँ का अगर ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे में कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? साइंस का प्रश्न है। माता अगर ए है और पिता बी है तो बच्चे में ब्लड ग्रुप होंगे ए, बी, ओ और ए बी, यानी चारों प्रकार के ग्रुप होने की संभावना है कि बच्चे में ये ग्रुप हो सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा होगा लाइन, ए बी का अगर किसी में माता या पिता में से ए बी हो, यानी माता या पिता में से ए बी हो किसी का, तो बच्चे में क्या नहीं बनेगा? ध्यान रखना, ओ ग्रुप नहीं बनता है। इसको देख लीजिएगा, ये आपको लाइन आ जा रही है इसलिए हम कट करके बता दे रहे हैं। दिख रहा होगा अब, ए बी माँ या पिता में से किसी का हो जाए तो बच्चे में क्या ग्रुप नहीं होगा? ओ नहीं होगा, ध्यान रखना। क्लियर है। और ये अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, इंडियन एसोसिएशन जो एक राष्ट्रवादी संगठन है, इसका निर्माण 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित की गई पहली राष्ट्रवादी संगठन है। ध्यान रखिएगा, पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन कौन? तो आप मारोगे कांग्रेस, जबकि है क्या? इंडियन एसोसिएशन 1876, याद रखेंगे। इसके बाद आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन ए.ओ. ह्यूम करते हैं 1885 में। अगला फैक्ट आपसे एक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा गया है कि आपने जो बताया है जो लोसार अरुणाचल प्रदेश में है त्यौहार या महोत्सव, वो सर लद्दाख होता है। एक स्टूडेंट ने पूछा है, उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आप सभी को भी कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझ लीजिए, लोसार त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और तवांग जिले में मनाया जाता है। 3 दिवसीय ये त्यौहार है। क्लियर है। लोसार कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर भारत में है। और लोसार महोत्सव लद्दाखी नववर्ष के रूप में, लोसार त्यौहार या लोसार महोत्सव लद्दाखी नववर्ष के रूप में यहाँ लद्दाख में भी मनाया जाता है। अभी 2022 को 24 दिसंबर 2022 में मनाया गया था। तो दोनों जगह है, ध्यान रखिए। लोसार महोत्सव लद्दाखी नववर्ष के रूप में लद्दाख मनाता है, जबकि ये जनजाति जो मोनपा है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाती है। आप प्यारे विद्यार्थियों, हमें आशा है ये लोसार महोत्सव स्पष्ट हो गया होगा। आपसे निवेदन है, अगर आपने ये इंपॉर्टेंट नोट्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं तीनों, तो देख लीजिएगा, आपको बहुत ही सहायक होंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। क्लियर है। आज का कमेंट बॉक्स का प्रश्न का आंसर हमें प्रदान कर दीजिएगा। बिहार राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और किस जिले में है? बिहार राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और किस जिले में है? इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हमें आशा है आप एक्सप्लेन करेंगे और अपने अनुभव हमें इस वीडियो के बारे में प्रदान करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।